नाज़िर आदम, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी की स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया पास रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की, आज की टीवी की, आज के जो सोशल मीडिया की फैक्ट न्यूज़ हैं, जो क्या बोलते हैं सुर्खियाँ हैं, जो आज के ख़ास टॉपिक्स हैं, उन पर हम आज डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पास डिस्कशन के लिए कुछ ख़ास टॉपिक्स हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमित शाह द्वारा मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से जोड़ना भड़काऊ और विभाजनकारी। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी, कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। वहीं देश में कोविड से 5 और मरीजों की मौत, 4000 के पार हुए सक्रिय मामले। और जो आखिरी खबर है वो ये कि बटला हाउस में बुलडोजर चलेगा नहीं, ये और स्कीम जिसके आधार पर राहत मिलने का किया जा रहा है दावा। इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शाहिद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त देश में एक डेलीगेशन गया हुआ है, मतलब एक नहीं कई डेलीगेशंस गए हुए हैं जो कि विदेशों में जा कर के भारत में जो क्या बोलते हैं पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं सब, और कर भी दिया उनको कि किस तरह से आतंकवाद वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। लेकिन वहीं देश में एक अगर देखा जाए तो एक तरह से वो चीज़ें अभी क्लियर हो ही नहीं हैं। देश के पॉलिटिशियंस जो हैं, ख़ासकर बीजेपी के लीडर्स, उनमें वो चीज़ें अभी भी वहीं बैठी हुई हैं कि आप देखिए डेलीगेशंस में हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए, सिख भी गए, ईसाई भी गए, सारे लोग गए हुए हैं, लेकिन देश की पॉलिटिक्स जो है उस पर वो ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में भाजपा की रैली के दौरान एक बेहद विवादित बयान दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में की गई टिप्पणियों के व्यापक आक्रोश पैदा हो गया है और राष्ट्रीय राजनीति में सांप्रदायिक बयानबाजी के इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका विरोध अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के इरादे से किया गया था। अमित शाह ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं। मुझे बताइए, क्या ये तुष्टीकरण को जारी रहने दिया जाना चाहिए? जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और अमित शाह पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब पहलगाम का अटैक हुआ था तो अमित शाह को बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। बीजेपी के बड़े लीडर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मीडिया के सामने आकर नहीं बोलते हैं। जब सर्वदलीय बैठक होती है तो फिर उसमें किरण रिजिजू आकर के कहते हैं कि हमसे चूक हुई थी, लेकिन देश के गृह मंत्री को ये जवाब देना चाहिए था। हमने इससे पहले भी देखे, जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है। लेकिन यहाँ पे कुर्सी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि देश में कुछ भी हो जाए हमारी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। एक तरफ आप जहाँ पे आपको जवाब देना चाहिए था, जहाँ पे आप जवाब दे थे, वहाँ पे आप दूसरी पार्टीज़ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। तो एक तरह से आपने जो डेलीगेशन भेजा उसमें भी तो आपने मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको भेजा है, तो आप सबको बुलाइए, सिर्फ आप अपनी पार्टी के ही लीडर्स को भेजते वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से शायद ये बयान दिया गया है, इससे बीजेपी की जो सोच है वो फिर से बाहर आ रही है कि बीजेपी के छोटे ही लीडर नहीं, बड़े लीडर्स भी इस हद तक इस क्या बोलते हैं मेंटेलिटी से बयान देते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर हम पाकिस्तान ने और जो आतंकी हमला किया उसकी बात करें, उसके बाद से ही जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तब से ये कहा जा रहा था कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होगी। फिर देखा गया कैसे प्रधानमंत्री मोदी खुद रोड शो करते हैं, पूरी तरह से बीजेपी जो है वो इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान दिए, तब तो ये कहा जा रहा था कि इस पे आला कमान कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसको एक्शन लेना चाहिए। या आला कमान एक्शन कैसे लेगा जब आला कमान ही ऐसे बयान दे रहा है? लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, आपने भी देखा कि किस तरह से अमित शाह जो खुद देश के गृह मंत्री हैं, जो 140 करोड़ लोगों के गृह मंत्री हैं, उसके बाद अब जो रविवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर एक अलग खैमा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पे काफी तरह की बातें की जा रही है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2026
2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरह से कमर कस ली है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो उसका भी इतिहास काफी अलग तरीके से रहा। उसमें भी देखा गया कैसे लगातार कई बार वहां पे हिंसा हुई, दंगे हुए, कई लोगों की जान भी गई। वहां पे अगर हम टीएमसी की बात करें, जो कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, कहा यह भी जाता है कि ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो सीधे तौर पर बीजेपी को खुली चुनौती देती है। ये भी देखा गया कि कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए थे, कई तरह के टीएमसी पे उन्होंने आरोप लगाया, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। तुरंत बाद ही ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको भी कड़ी चेतावनी देते हुए खुले मंच पे डिबेट करने की चेतावनी दी थी। तो ये पश्चिम बंगाल की अगर हम पूरी पृष्ठभूमि पे गौर करें तो अब आने वाले वक्त में वहां पे बीजेपी पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि हमारी हुकूमत जो है पश्चिम बंगाल में आ जाए। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे जिसकी हुकूमत होती है, कहा यह जाता है कि दिल्ली में उसको जाना आसान होता है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर से ममता बनर्जी ने इसलिए पीछे हटा या वो उसके पक्ष में नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम को खुश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी की राजनीति यही थी, रणनीति यही थी, तो फिर आपने उनकी पार्टी से उनके जो भतीजे उनको डेलीगेशन में क्यों शामिल किया? फिर सलमान खुर्शीद को या फिर अगर हम गुलाम नबी आजाद को या और जो मुस्लिम नेता है असदुद्दीन अवैसी की बात करें, इन लोगों को आपने डेलीगेशन में क्यों भेजा? क्योंकि आप तो वहां पे मुस्लिमों का नाम लेकर आप ये बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से मुस्लिम खुश नहीं है। आपको यह भी बता दें कि इस ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल के ही एक जो जवान है, झंडू नाम था उनका, वो शहीद हुए। बिहार के एक जवान है अहमद, वो शहीद हुए। तो ऐसा नहीं कि किसी एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया। लेकिन अब जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, इससे यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में एक अलग तरीके की राजनीति अब शुरू होगी, इस पर डिबेट होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी दावा है कि ऐसे बयान सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो अहम मुद्दे हैं, जो असल इशूज हैं, उससे ध्यान भटकाया जा सके। और अभी जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है, इससे सीधा साफ ये नजर आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पे कौन पार्टी कितनी राजनीति कर रही है। देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन का गुजरात दौरा किया। उसमें उन्होंने रोड शो किए। रोड शो में उनकी तस्वीर लगाई गई थी जिसका जो मेन मोटो था वो ऑपरेशन सिंदूर था। आपने सेना को क्रेडिट दिया वहाँ पे बोल करके, लेकिन आपने पोस्टर्स में सेना को क्रेडिट नहीं दिया। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम अपोजिशन लगाता रहता है कि आप सिर्फ क्रेडिट ले लेते हैं। अभी जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह 140 करोड़ आवाम के गृह मंत्री, सिर्फ बीजेपी के लीडर नहीं है वो। और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर इस तरह के बयान देते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जब अब आपसे कोई कैसे सवाल कर सकता है कि आपकी पार्टी के जो छोटे मोटे लीडर्स हैं उन्हें वो ये कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं सोफिया कुरैशी हैं वो आतंकवादियों के बहन हैं। आप तो इस पे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप भी उसी में हैं, आप भी उसी राह पे चल रहे हैं। तो जब ये बात कही गई थी तो उसमें ये भी सामने आया था कि आला कमान जो है इस पे एक्शन लेगा, लेकिन बाद में आला कमान ने एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद अमित शाह का जब ये बयान सामने आता है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं, तो इससे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि देश का मुसलमान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है। आप इस पे एक बार कहीं अच्छी जगह पे डिबेट कीजिए किसी से, या आप इसके बारे में जवाब दीजिए कि आपने क्यों कहा है। क्योंकि आप पूरे मुस्लिम समाज को लेकर के बोल रहे हैं, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप जो है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं उन पे आप ये तोहमत लगा रहे हैं कि ये लोग इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं है। अगर वो खुश नहीं है तो आप क्यों लेके गए? जिस तरह अभी शाहिद ने नाम बताए हैं कि सलमान खुर्शीद हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, इन लोगों को क्यों ले गए? आप नहीं ले जाते, आप सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को ले जाते। लेकिन इस तरह से अगर आप देश के इतने बड़े लीडर हो करके ऐसे बयान देते हैं तो वाकई जायज़ नहीं है। विदेश में निशिकांत दुबे क्या कहते हैं कि हमारे देश में कोई मतलब ऐसा चीज नहीं, सांप्रदायिक चीजें नहीं है, सारे लोग एक हैं। सांप्रदायिकता तो यही फैला रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे आप क्या खुद हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं? सांप्रदायिकता तो यही फैला रहे हैं। और जिस तरह से निशिकांत दुबे के बयान सामने आते हैं, पहले अब जब से गए हैं तब से उनके कुछ बयान चेंज हुए हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखा जाता है कि जब भी हिंदुस्तान में ख़ास करके बकरीद का त्यौहार आता है, ईद उल अज़हा आता है, उस दौरान बहुत से लोग निकल के आते हैं और अपने अपने बयानबाजी करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं।
और सबको बोलने की आज़ादी भी है, लेकिन इस बोलने की आज़ादी में आपको मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए। और अगर आप मर्यादाएं भूलते हैं तो आपकी बोलने की आज़ादी नहीं हो, फिर वो आप जो है एक तरह का क्राइम वो भी कहलाया जाएगा। इसी बीच लेकिन एक खबर ये भी कि उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, सभी लोग शांति और भाईचारे से खुशियां मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बकरीद पर कुर्बानी सिर्फ पहले से तय किए गए जगहों पर ही होनी चाहिए, कहीं और नहीं। जिन जानवरों की कुर्बानी पर रोक है उनको कुर्बानी बिल्कुल ना हो। सड़कों को बंद करके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। सड़कों को बंद करके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। ये बात हमने कल भी कही थी कि जब भी आपके यहाँ कुर्बानी हो तो उसकी जो गंदगी निकलती है, जो ऐसी चीज़ें निकलती हैं, उसको आप सही जगह पे रखें ताकि वहाँ से कूड़े वाला उठा के ले जाए। लेकिन आप इस तरह अगर फैला देंगे तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उनको बीच रोड पे ले आते हैं, तो ये सही भी नहीं, इंसानियत के खिलाफ भी। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कों को बंद करके नमाज की इजाज़त नहीं होगी। अभी हमने देखा कुंभ चल रहा था, कुंभ में तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। अभी कावड़ चलेगा, कावड़ में आप जो है एक साइड के रोड बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर फूलों की माला फूलों की बौछार करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट के लिए रोड जाम कर दी जाती है, वो भी रोड जाम नहीं की जाती, एक साइड खुली रहती है, उस पर जो है योगी आदित्यनाथ को परेशानियां हो जाती हैं। उस पर जो है बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो उंगलियां उठाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब देश के गृह मंत्री एक बात ऐसी कह देते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया जाता है, इनडायरेक्टली वो मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं, तो उसके बाद उनके जो पार्टी के छोटे लीडर हैं या फिर चमचे हैं वो क्या करेंगे? वो भी इसी तरह की बयानबाजी करेंगे, उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कई टाइम से बीजेपी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो उल्टे सीधे बयानात देते हैं, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, उनको मंत्रालय में अच्छा मंत्रालय मिलता है, उनको मंत्रालय में शामिल किया जाता है, उनको केंद्रीय उसमें लिया जाता है, मंत्रिमंडल में लिया जाता है। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स अगर हिंदुस्तान में होगी तो ये हिंदुस्तान के लिए काफ़ी गंदी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने त्यौहार से पहले, क्योंकि इस बीच 7 को 9 को मतलब 2-3 त्यौहार होने वाले हैं, काफ़ी अच्छी उन्होंने बैठक की, अधिकारियों को खुले तौर पर सचेत किया कि आप पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहें। उन्होंने यहाँ तक भी यह भी कहा कि आप पिछला रिकॉर्ड देखें कि अगर कोई वैसा व्यक्ति हो जिसकी रिकॉर्ड पिछली ख़राब हो और वो माहौल ख़राब कर सकता है तो उन पर आप एक्शन लें। इसके साथ उन्होंने सड़क की भी, ट्रैफिक की बात की और सख्त निर्देश उन्होंने ये दिया कि रोड पे नमाज ना हो। हालांकि हमने ईद में भी देखा कि कैसे इस तरह से बयान सामने आए। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे जानवरों की बलि न दी जाए जिन पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। हमने ये भी देखा कि बकरीद आने से पहले जो उलमा है उन्होंने भी ये बयान दिया कि आप वैसे जानवरों को कुर्बानी न दें जिन पे यहाँ पे जिसको अवैध बताया गया है। तो ये मुख्यमंत्री का कहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उनका जो बयान है काफ़ी संयम तरीके से आया है, वैसे कुछ उन्होंने बयान नहीं दिया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से हर बार मुस्लिम के त्योहारों में रोड का जिक्र किया जाता है, उस पर ट्रैफिक की बात की जाती है, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आप होली करते हो, गणेश चतुर्थी करते हो, आप कलश यात्रा निकालते हो और भी जो आप त्यौहार है उसमें आप दशहरा पूजा जब करते हो, तो इन सब चीज़ों में क्या वो किसी के घर में, किसी के आंगन में होते हैं या आप उसको खोले रोड पे करते हो? उसमें भी देखा जाता है कि किस तरह से आप ट्रैफिक की काफ़ी समस्या होती है, आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। और इन त्योहारों की बात करें तो ये जिन्होंने अभी हमने जितना नाम लिया, कोई ऐसा त्यौहार नहीं जिसको आप महज 10 मिनट में खत्म कर दो। नमाज की बात की जाए तो नमाज मुश्किल से 10 मिनट में, वो भी उसमें भी जब देखा जाता है कि मस्जिद में जब सीटें फुल हो गई हो, कहीं पे भी कोई चारा ना हो, तब जाकर रोड पर लोग नमाज पढ़ते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि आप किसी हाईवे पे चले गए। उत्तर प्रदेश में तो आपने यहां तक ये कानून बना दिया है कि अगर कोई छत पे या किसी एक निजी स्थान पे अगर कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, वहां पर भी देखा गया कैसे आपने एक्शन लिया, तो आपने वहां पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो मस्जिद कम है, जहां पर लोग ज़्यादा हैं, वहां पर भी आपने प्रतिबंध लगा दिया, रोड पर भी लगा दिया। तो आप देखें किस तरह से जब एक तरफ एक त्यौहार मनाई जाती है, अभी आपने कुंभ का जिक्र किया, वो अच्छी बात है कि साफ सफाई हर जगह होनी चाहिए।
कुंभ में भी देखा गया कि किस तरह से वहां पे कचरा इकट्ठा हुआ, कैसे वहां पे भगदड़ हुई, कितने लोग मारे गए। उसके बाद उन सब चीजों को आप मेंटेन करने के लिए ऊपर से पुष्प वर्षा कराते हो। तो ये सब आप जो रणनीति, आपको ये सब आप ऐसी तस्वीर आप खुद को दिखाना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जब कुंभ शुरू होने से पहले जब वहां का वीडियो रिलीज किया गया सरकारी वेबसाइट की तरफ से, तो वहां पे कहीं पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं दिखाया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से यह कोशिश की थी कि इसमें हमारी चेहरा दिखाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इस पे भी पूरी तरह से जो वहां के लोग हैं उनका यह कहना था, जो विपक्षी पार्टी है उनका यह कहना था कि योगी आदित्यनाथ इसी के आड़ में वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से एक तरफ जो एक त्यौहार है उस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वही दूसरी तरफ जो त्यौहार है उस पर खुली तौर पे पूरी तरह से सारे रास्ते साफ किए जाते हैं। वहां पे खुद जो वहां के नगर निगम है वो सफाई कराते हैं और आप खुले तौर पे पूरे सार्वजनिक तरीके से आप अपने त्यौहार मनाते हैं। तो अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए एक होती है, ना कि चेहरे देख के, धर्म देखकर आप वहां पे जो वहां की कानून व्यवस्था है उसको आप लागू करें। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से हमने कल भी ये बात कही थी कि कुर्बानी के बाद जो इसकी गंदगी निकलती है या जो सामान ऐसा होता है जो फेंकना होता है बाहर, उसको आप कहीं ऐसी जगह डाल के आएँ जहाँ पे ऑलरेडी मतलब कूड़ा डालने की जगह हो, और रोड घर के बाहर ना फेंकें, रोड के पास ना रखें, और कुर्बानी के लिए ऐसी जगह डिसाइड करें जहाँ पे किसी और धर्म के लोगों को, किसी और मज़हब के लोगों को परेशानी ना हो। और लेकिन अगर मस्जिद की बात की जा रही, मस्जिद में अगर आपके पास जगह कम बच रही तो आप 2 बार में नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि इस वक्त देश में हालात उस तरह से नहीं हैं। आप पे FIR भी हो सकती है, आपका जो त्यौहार है वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो भी हो सकता है कि आप उससे परेशानी में पड़ जाएं, क्योंकि ऐसा देखा भी गया है। जिस तरह अभी शाहिद ने बताया कि कुछ लोग अपने घर में गैराज में नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन पर भी FIR कर दी गई। अब आप मतलब मस्जिद में नहीं पढ़ रहे हैं, रोड पे नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिद में जगह नहीं, अगर आप गैराज में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो भी आप पे केस हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकारें कुछ भी कर सकती है। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह आज उन्होंने बोला कि बहुत ही सही लहजे में बात की है, लेकिन हमेशा इस तरह से बात नहीं करते हैं। अगर दूसरी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अभी आपने कहा कि वहाँ पे जो जानवर है उसको प्रतिबंध किया गया है, लेकिन सब उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे अगर कोई चर्चित जगह है तो वो अलीगढ़ है। वहाँ के जो SSP हैं संजीव सुमन, उन्होंने जो बयान दिया है कि उससे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से उम्मीद लगा रहे हैं कि अभी भी कानून व्यवस्था सही है। हमने देखा कुछ दिन पहले अलीगढ़ में 4 लोगों की मॉब लिंचिंग होती है, वहां पे ये कहा गया कि वो पूरी तरह से जो जानवर है वो अवैध ले जा रहे हैं। जब उस पर जांच हुई, हालांकि FIR दोनों तरफ से हुई थी, जब जांच हुई तो उसमें यह पता चला कि जो 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, जिन पे कहा जा रहा था कि जो जानवर है वो वैध नहीं है, वो पूरी तरह से वैध पाया गया और उनके पास बाकायदा सर्टिफिकेट है। उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी जो लोग हैं उनको गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से तबिश बनाई जा रही है। उसके बाद कल जाकर जो वहां का थाना है उसको कुछ हिंदू संगठन ने घेरने की कोशिश की। उसके बाद जो SSP ने बयान दिया, मुझे लगता है कि जो संभल के एक हाल ही में जो काफ़ी वायरल हो रहे थे अधिकारी, उनको भी सुनने की ज़रूरत है कि उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पहले उनसे ये कहा कि आप अंदर आकर बैठकर बात कर सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके से मुझ पर कोई दबाव हो, किसी दबाव में आकर हम काम करें, तो वो ऐसा कतई नहीं मुझसे होगा। मैं किसी भी दबाव में कोई काम नहीं करूंगा और जो अपराधी है उनको जेलों के पीछे डाला जाएगा। तो इसके बाद से उनकी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि हम सारी पक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं। हिंदू संगठन की मांग ये थी कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है और निर्दोष जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जिनका लिंच किया गया था उनको टॉर्चर नहीं किया गया, उनको नहीं टॉर्चर किया, नहीं है उनके हिसाब से उनको टॉर्चर नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से SSP संजीव सुमन ने बयान दिया है उसके बाद से कानून व्यवस्था पे, वर्दी पे लोगों की एक उम्मीद जगी है और उन्होंने भी दिखा दिया कि एक वर्दी की कीमत क्या होती है, एक वर्दी की जो ताकत है वो क्या होती है। और उन्होंने साफ 2 टुक में कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मुझ पर किसी तरह का कोई प्रेशर हो, दबाव हो, तो हम इस दबाव में आकर कोई भी काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश की वजह से बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो छुप जाती हैं, बहुत सारी खबरें बन ही नहीं पाती हैं, बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे यहाँ सब चंगा सी, मतलब हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है,
तो उस पर उनको एक बार फिर से नज़र डालनी चाहिए। जिस तरह से अभी शाहिद ने बोला कि जो हिंदू संगठन है उसने थाने का घेराव किया और ये बोला गया कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, क्या उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि जिन 4 लोगों को मारा गया था बेकसूर लोग, क्या बोलते हैं, बेकसूर लोग थे वो जिनको मारा गया था, उनके पास सर्टिफिकेट भी था, लीगल पूरी उस क्या बोलते हैं लीगल उस पर ले जा रहे थे वो, लेकिन उसके बाद भी उनको मारा गया। फिर आप ये देखिए कि उन पे कोई टॉर्चर नहीं हुआ। पुलिस की गाड़ी से खींच कर मारा गया। वहां पे जब पुलिस गई उनको बचाने के लिए तो उनको नहीं बख्शा गया, उनको पीछे गाड़ी से खींचा जा रहा था। बताइए, तो ये सारी तस्वीरें वहां से, पुलिस भी वहाँ सेफ नहीं है उत्तर प्रदेश में। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, पुलिस भी वहाँ सेफ नहीं है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि अपोजिशन के लीडर्स भी सेफ नहीं है। अलीगढ़ की बात है कि अलीगढ़ में रामजी लाल सुमन जा रहे थे अपने काफिले के साथ, तो हिंदुत्ववादी संगठन या फिर करणी सेना के जो संगठन है उसने उन पे जो है उनकी गाड़ियों में पत्थर फेंके, टायर फेंके और काफ़ी लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए थे, जो अंदर बैठे थे उनके गार्ड्स भी थे। खैर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई है। जिन 5 मरीजों की मौत हुई वो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हैं। ये सभी मरीज पहले से भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। मतलब अभी तक जो भी मौतें हो रही हैं शायद कोविड से, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये मौतें सिर्फ कोविड से नहीं हो रही हैं, उनको पहले से भी कोई स्वास्थ्य समस्या थी, उसके बाद उनकी मौत हुई है। वहीं अगर बात की जाए कि इस संबंध में स्वास्थ्य एवं जो परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय दिल्ली में 393, गुजरात में 397, केरल में 311, कर्नाटका में 311, केरल में 1416, महाराष्ट्र में 494, यूपी में 138, तमिलनाडु में 215 और वेस्ट बंगाल में 372 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। यूपी में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मामले जो है वो केरल में है 1416। इसको लेकर के जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो है बिहार का चुनाव आने वाला है नज़दीक, और बिहार के चुनाव को लेकर के कल एक नोटिफिकेशन भी ऐसी लग रही थी कि आई थी कि अब जो है बिहार का चुनाव 2 से 3 चरणों में होगा और ये दीपावली और छठ को ध्यान में रखते हुए इसका पूरा शेड्यूल तय किया जाएगा। तो उससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जिस तरह से ऐसे बयानात दे रहे हैं और जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी और उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव होना था, देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के लीडर्स वहाँ पर रैलियाँ कर रहे थे, कोविड के बावजूद वहाँ पर रैलियाँ हो रही थी, उस पर भी अपोजिशन ने सवाल उठाया था। लेकिन बात जब आती है अंधभक्ति की तो वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। देखिए, अगर कोविड की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोविड के केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें खास बात ये भी है कि साउथ का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें पकड़ में है। अगर हम इस कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो इसमें इसके बढ़ने की वजह माना जा रहा है कि NB.1.8.1 का जो सब वेरिएंट है, जो कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, तो इसको कहा जा रहा है। और अभी जिस तरह से अगर हम कोविड-19 के बढ़ते मामलों की बात करें, इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो वो भी इसमें पूरी तरह से नज़र बनाया हुआ है और जहाँ पे भी केस आ रहे हैं वहाँ पे पूरी तरीके से उनको कैसे भी सही करने की वहाँ पे जो डॉक्टर है या जो अस्पताल है वहाँ पे पूरी तरह से कवायद तेज की जा रही है। बिल्कुल से कुछ जगहों पे ऐसे भी है कि आपको फ्री में भी इसका इलाज मिल रहा है। और फिर यहाँ पे एक चीज़ बोलनी होगी कि आप कम से कम अपनी सुरक्षा खुद करें। आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा लें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से थोड़ा परहेज़ करें। अगर जा भी रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं, क्योंकि बीमारी का कोई भी भरोसा नहीं हो, कहीं भी किसी को भी हो सकती है। तो आज जिन टॉपिक्स पे हमने बात की उनमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक विवादित बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इस वजह से किया कि वो मुस्लिम वोटरों को खुश करना चाहती थी। वहीं जो दूसरी खबर पे हमने जो डिस्कशन किया वो ये थी कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये बयान दिया है कि नमाज जो है क्या बोलते सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, और जो भी जिन जानवरों पे कुर्बानी मतलब वो की जाती है उन्हीं जानवरों पे की जानी चाहिए। जिस जानवर पे प्रतिबंध किया गया है कुर्बानी ना हो, उसको लेकर के मौलानाओं ने भी एक बड़ा बयान दिया था। तो तीसरी खबर ये है कि कोविड को लेकर के अभी तक कुछ ज़्यादा जो है सरकार की ओर से चीज़ें सामने आ नहीं रही हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं
लेकिन फिर भी कोविड के केसेस बढ़ गए हैं, 4026 केस हो गए हैं। तो आप लोग खुद भी अपना ख्याल रखिए। और जिस तरह बकरीद की बात की जा रही है, हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि कुर्बानी जो है बंद एरिया में करें, जहाँ पे किसी और मज़हब के किसी भी इंसान को कोई परेशानी ना हो। और कुर्बानी में जो चीज़ें ऐसी निकलती हैं जिनको फेंक दिया जाता है, तो उनको ऐसी जगह फेंके जहाँ पे जो है मतलब जो एरिया होता है, रिहाइश गाह जो होती हैं, उससे दूर फेंके ताकि उसकी स्मेल ना आए, जिससे बीमारियां ना फैलें। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में जानकारी दी है। ऐसी ज़रूरी खबरों से क्या बोलते हैं, ऐसी ज़रूरी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।